नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है सामाजिक विज्ञान रेफरेंस टेक्स्ट बुक कक्षा 10 भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय 3। तो बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक को शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो फटाफट शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। चला देखा जाए आज का विषय बिंदु क्या है। आज का विषय बिंदु है 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। कौन सा टॉपिक है कि 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद से संबंधित टॉपिक है। और 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, अगर उपनिवेशवाद की शुरुआत कहा जाए तो देखा जाए तो उपनिवेशवाद की जो शुरुआत हो रही है वह हो रही है कि भूमंडलीकृत के अंतर्गत जब हम कहते हैं कि उपनिवेशवाद, किस पर चर्चा करते हैं? उपनिवेशवाद की हम बात करते हैं। आखिर में उपनिवेशवाद पर हम अगर ध्यान दें तो इसमें व्यापार, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद पर हम अगर करें तो इसमें व्यापार जो है, इसमें अगर हम ध्यान दें तो इस स्थिति पर व्यापार बढ़ा। क्या बढ़ा? आखिरी दशक में क्या बढ़ा? व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। दूसरा बिंदु क्या बना कि व्यापार बढ़ा और व्यापार बढ़ने से क्या फला? बाजार जो है तेजी से आगे बढ़ने लगा। बाजार तेजी से क्या हुआ? आगे बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ा और व्यापार से क्या हुआ? बाजार तेजी से आगे बढ़ने लगा। हम देखेंगे कि यह फैलते व्यापार या जब बाजार फैल रहा था तो फैलते हुए बाजार में पूरे विश्व के अंदर व्यापार का बढ़ना और बाजार मुक्त बाजार की व्यवस्थाओं का होना, यह तो है ही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दुनिया के बहुत सारे भागों में इस व्यापार के बढ़ने से और बाजार का तेजी से विस्तार होने से अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों की स्थितियों पर देश के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका, दोनों बातों का ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता और दूसरा बिंदु है आजीविका। स्वतंत्रता तथा आजीविका, दो बिंदुओं पर स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। व्यापार बढ़ा, बाजार तेजी से विकसित हुए, लेकिन इनके बाद देश के बहुत सारे भागों में इनके बढ़ने से बहुत सारे देश में यह दिखाई देता है स्वतंत्रता और आजीविका के साधन भी क्या हो गए? कम होने लगे, घटने लगे। और 19वीं सदी के आखिरी दशक में अगर हम बात करें तो यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक, यूरोपियों 19वीं सदी के तक यूरोपियों का जब विजय होता है, यूरोपियों की विजय के समय बहुत सारे, जब इनका विजय होता है, यूरोपियों का विजय होता है, तो इनके विजय के फलस्वरूप बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक रूप से और कौन से? आर्थिक, कष्टदायक, सामाजिक रूप से कष्टदायक और कहा जाए तो परिस्थितिकी परिवर्तन आए। इनके फलस्वरूप आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और परिस्थितिकी परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं, दिखाई देते हैं। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक,
पारिस्थितिकी परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। और 1885 के बाद देखें, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों, 1885 की बात करें तो यूरोप के जो कैसे देश हैं, यूरोप के जो कैसे देश हैं, यूरोप के जो ताकतवर देश हैं, यूरोप के कैसे देश, यूरोप के जो ताकतवर देश हैं, उन ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक बुलाई जाती है। कहाँ? 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों में बर्लिन में एक क्या बुलाई जाती है, बर्लिन में एक बैठक बुलाई जाती है। 1885 के अंतर्गत यूरोप के ताकतवर देशों के साथ बर्लिन में एक क्या बुलाई जाती है, बर्लिन में एक बैठक बुलाई जाती है, और जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इस तरह लकीर खींचा जाता है। अफ्रीका का जो देश है, आप देखेंगे कि इस अफ्रीका के देशों पर इन ताकतवर देशों के द्वारा अपने अपने लिए एक सीमा रेखा द्वारा खींचा गया है। ये पूरा अफ्रीका के देश पर यह देखेंगे कि यूरोपियों के ताकतवर देशों के द्वारा अपना अपना सीमांकन किया गया है। एक लकीर खींच दी गई है। क्या खींची गई है? एक लकीर खींच दी गई है इनके द्वारा। देखें, जैसे यहां पर आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पूरा इनके द्वारा, इन यूरोपियों के द्वारा एक लकीरें यहाँ खींच दी गई, फिर यहाँ खींच दी गई हैं, एक लकीर खींची गई। किसके द्वारा? इन यूरोपीय ताकतवर देशों के द्वारा एक लकीर खींच दी गई। अब बात आती है कि व्यापार बढ़ा, बाजार तेजी से बढ़े, लेकिन स्वतंत्रता और आजीविका के साधन भी छीने जा लगे, क्योंकि मुक्त बाजार हुआ, कुटीर उद्योग औद्योगिकरण हुए और वहां कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग का भी नुकसान हुआ। यह और यूरोपीय व्यवस्थाओं से विजय से आर्थिक, सामाजिक और परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता। 1885 में हमने बात कहा कि यूरोप का ताकतवर देशों के द्वारा बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इस तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। इन ताकतवर देशों के द्वारा अफ्रीका के नक्शे को, जो अफ्रीकी देश थे, इन्हें अपने अपनी सुविधा के आधार पर इन ताकत देशों के द्वारा क्या किया गया? बांट लिया गया। इन ताकतवर देशों के द्वारा इन्हें क्या किया गया? बांट लिया गया। और 19वीं सदी के आखिरी दशक में, अगर हम बात करें 19वीं सदी के कब आखिरी दशक में, अंतिम समय में, आखिरी ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन, ब्रिटेन मुख्यतः कौन कौन से, 19वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने आधिपत्य, अपनी शक्तियां विदेशी क्षेत्रों पर, विदेशी भूमि पर अधिक विस्तृत की, विदेशी भूमि पर अधिक विस्तृत की। अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सीमा का विस्तार किए। कहां? अपनी सीमाओं में काफी वृद्धि की। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। कब? 19वीं सदी के आखिरी दशक में शासन कर विदेशी क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक शासक, अगर देखा जाए तो बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतवर देशों के रूप में उभर रही हैं। दो तो थे ही, कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन इस सदी में देखा जाए तो बेल्जियम और जर्मनी दो औपनिवेशिक ताकतवर देशों के रूप में उभर रहे हैं। 1890 के आखिरी दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका भी, 1890 के आखिरी दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक शासक के रूप में, औपनिवेशिक एक विजेता के रूप में एक उभरता हुआ देश दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब 1890 के दशक के संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक शासक बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा। औपनिवेशिक अमेरिका भी एक औपनिवेशिक
के रूप में उभरा। 19वीं सदी में यही बात कही जा रही है। आखिर में उपनिवेशवाद के अंतर्गत जहां दक्षिण अफ्रीका को इन ताकतवर देशों के द्वारा अपनी सीमाओं में विस्तार किया गया, वहीं ब्रिटेन और रूस विदेशी में अपनी उपनिवेशी सत्ता को स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रहे। उसी में देखा जाए 19वीं सदी के आखिरी दशकों में बेल्जियम और जर्मनी के देश भी अपनी सीमाओं का विस्तार किए। 1890 में जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा। यही 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद का जो ताकतवर देश हैं उनका उत्थान हो रहा है। किसका? 19वीं सदी के आखिरी दशक में इस संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्थान दिखाई दे रहा है। रिंडरपेस्ट या मवेशी 19वीं सदी के आखिरी दशक के अंतर्गत। जरा आगे बढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, अगला देखें हम लोग। रिंडरपेस्ट या मवेशी देश। रिंडरपेस्ट यह एक रोग है या मवेशी प्लेग, एक महामारी है, एक रोग है मवेशियों में प्लेग की तरह। रिंडरपेस्ट क्या है? मवेशियों मतलब पशुओं में, मवेशियों में प्लेग की तरह, मवेशियों में प्लेग की तरह, मवेशियों में प्लेग की तरह, मवेशियों के अंतर्गत प्लेग की तरह फैलने वाली, प्लेग की तरह फैलने वाली रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट मवेशियों में प्लेग की तरह से फैलने वाली रिंडरपेस्ट एक बीमारी जो 1890 के दशक में, कब? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बहुत तेज से फैला। अफ्रीका में बहुत तेजी से इसकी वृद्धि हुई, बहुत तेजी से फैला। किस दशक में? 1890 में अफ्रीका में बहुत तेजी से फैलाव हुआ, बहुत तेज, जिससे वहां की यह अफ्रीका में मवेशियों पर बहुत तेजी से बढ़ा और इसके फैलने से वहां के लोगों पर आजीविका का एक गहरा संकट आ पड़ा। आजीविका को लेकर के मवेशियों पर यह रिंडरपेस्ट की बीमारी से वहां के लोगों पर आजीविका का और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कहा जाए एक गहरा घात लगा, गहरा धक्का लगा। इसके वजह से गहरा घात लगा या गहरा धक्का लगा अफ्रीका में, क्योंकि पशुओं का वहां रहना, लेकिन पशुओं की यह बीमारी आ जाने से वहां पशुओं का मरना वहां की आजीविका के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाए एक बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा घात लगा। यूरोपीय साम्राज्यवाद की शक्तियों के हमलों और विजयों के फलस्वरूप इसी समय यूरोपीय साम्राज्यवाद की शक्तियों और इनके हमलों की वजह से अगर देखा जाए तो विश्व में इनके जो संबंध हैं, इनके भौगोलिक परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो नए परिवर्तन कर दिए गए। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में, प्राचीन काल से क्या? अफ्रीका में, प्राचीन समय से ही अफ्रीका में जमीन की कभी जमीन की यहां कभी कमी नहीं रही। प्राचीन काल से अगर हम वर्णन करें तो अफ्रीका में जमीन की कभी कमी नहीं रही, कभी कमी नहीं रही, कभी कमी यहां पर जमीन में नहीं दिखाई देती। यहां इतनी जमीन जो कि इनकी आबादी से ज्यादा रहता था, इनकी आबादी से इनका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल इनका काफी ज्यादा रहा, इनकी आबादी बहुत कम थी। अफ्रीका की आबादी क्या थी? बहुत कम थी। कहने का इनके पोषण, इनके रहने की व्यवस्था, यहाँ की जमीन पर्याप्त थी, आबादी यहाँ की क्या थी? काफी कम थी। 19वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोप में के विशाल भू क्षेत्र पर
खनिज भंडार देखे गए। 19वीं सदी के हम अगर बात करें तो 19वीं सदी के आखिरी दशक में देखें और विचार करें तो उस दशक में अफ्रीका के अंतर्गत अफ्रीका में बहुत से ज्यादा खनिज पदार्थ के भंडार बहुत से दिखाई दिए। इस महाद्वीप के आकर्षण का कारण बना। खनिज पदार्थों का मिलने से यह अन्य महाद्वीपों के लिए आकर्षण का केंद्र पड़ा। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान की खेती करने के लिए, यूरोपीय लोग अफ्रीका में किसकी खेती करने के लिए? बागान की खेती करने के लिए। अफ्रीका में बागान की खेती करने के लिए किसकी खेती करना चाह रहे थे? बागान की खेती करने के लिए, साथ ही साथ खादानों का दोहन करने के लिए, खादानों का इनके द्वारा दोहन करने के लिए, बागान की खेती करने के लिए और खादानों का दोहन करने के लिए, खादानों का क्या करने के लिए? दोहन करने के लिए, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। इनको यूरोप को भेजा, इनको कहां भेजा जाए? दोहन करके कहां भेजा जाए? यूरोप को भेजा जा सके। ऐसी अब यहां बात आती है कि यह बीमारी से समस्या कहां आई? दक्षिण अफ्रीका में। और इस समस्या से सलूशन किसके, दिक्कतें क्या आई? दिक्कतें यह आई कि अफ्रीका के अर्थव्यवस्था का जो आधार हुआ करता था वह पश और जमीन, और इस बीमारी के आ जाने से बच्चों वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की आजीविका पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और यहां पर खनिज पदार्थ ऐसे कुछ व्यवस्थाएं मिली जो अन्य देश के महाद्वीपीय देशों के लोग इस तरफ आने के लिए आकृष्ट हुए। कहां? अफ्रीका में आने के लिए आकृष्ट हुए। अब यहां एक ऐसी समस्या पेश जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी समस्या यहां आती है इस रिंडरपेस्ट की बीमारी की वजह से, जिसकी उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर नहीं काम करते थे, तनख्वाह पर काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे। कहां के? यहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरी की भर्ती उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए तनख्वाह पर जब नहीं काम करते थे तो यहां के मजदूरों को कैसे रोका जाए, क्योंकि यहां के लोग मजदूरी पर काम नहीं करते थे और मजदूरी पर नहीं काम करते हैं तो इन्हें मजदूर के रूप में कैसे रोका जाए, यह एक नवीन जिनका अब यहां था। इनको रोकने के लिए कैसे ही मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए, लेकिन यह कोई हथकंडा इनके साथ लग नहीं सका। लेकिन इन्हें भारी कर्ज दे करके इनको रोकने का प्रयास किया गया है। किसको? खादानों में काम करता था काश्तकार को उनकी जमीन से हटाने के लिए कानून बदल दिए गए, नए कानून की व्यवस्था कर दी गई, ये सारे किए गए। तो रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट दक्षिणी अफ्रीका में वहां के पशुओं पर आई हुई एक घातक बीमारी थी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर घातक आघात लगा। अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, चलिए जरा इसको देखते हैं। ये क्या है? भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत और चीन की अगर आप बात करें, किसकी? भारत और दूसरा देश चीन की। इन दोनों देशों को की अगर बात किया जाए तो 19वीं सदी में भारत और चीन के 19वीं सदी में लाखों की संख्या में, इस सदी में 19वीं सदी में लाखों की संख्या में, एक दो नहीं बल्कि कैसे लाखों की संख्या का अगर हम आंकड़ा रखें तो इतनी बड़ी आप संख्या में लोग मजदूरों को बागानों, मजदूरों को कहां के लिए ले जाते थे? मजदूरों को
बागानों, खादानों, मजदूरों को कहा किस कार्य के लिए? बागानों, खादानों और सड़क रेलवे, सड़क रेलवे, सड़क रेलवे परियोजनाओं, आदि परियोजनाओं, सड़क रेलवे आदि परियोजनाओं के लिए दूरस्थ देशों में ले जाया करते थे। यहाँ के लोगों को, कहाँ? भारत और चीन के लोगों को 19वीं सदी में लगभग लाखों की संख्या में यहाँ के मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए, खादानों में, सड़क रेलवे परियोजना आदि जैसे कार्यों में लगाने के लिए देश के दूरस्थ से दूरस्थ देशों में ले जाया करते थे, यहाँ ले जाया करते थे। और इन अनुबंधों का सबसे जरूरी बात यह है कि ये तो ले जाएंगे करते थे, लेकिन जब मजदूरों को ले जाते थे तो उस ले जाने में इनके और मजदूरों के बीच में जो अनुबंध होता था, अनुबंध माने जो समझौते थी, जो शर्तें थी, इन अनुबंधों के तहत यह शर्त थी कि यदि मजदूर, इन अनुबंधों के तहत यह शर्त थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल, अपने मालिक के बागानों में कितने साल? 5 साल, अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर ले। कितने साल तक? 5 साल तक काम कर ले। अगर मजदूर अपने बागान मालिक के यहाँ कितने साल तक? 5 साल तक काम कर ले तो उसे घर जाने की अनुमति प्राप्त होती थी। कितने साल तक? अगर वह 5 वर्ष तक काम कर ले तो उसे स्वदेश लौट सकता था, उसे स्वदेश लौट सकता था। अब भारत के अधिकांश मजदूर आप देखेंगे कि इतने दिन काम करने के बावजूद भी श्रमिक जो कार्य करते थे, ये कहां बहुत सारे श्रमिक लौटने के लिए भी इच्छुक नहीं होते थे। भारत के ज्यादातर अनुबंधित जो भारत में के मजदूर हैं, ज्यादातर अगर उनकी बात कही जाए तो उन अनुबंधित मजदूरों में सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहां के थे मजदूर? थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के मजदूर लोग थे, इलाकों में जाते थे। 19वीं सदी में ये तो जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के अंतर्गत इनमें भारी बदलाव आए और कुटीर उद्योग, जब ये लोग मजदूर गए तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जब ये लोग मजदूर लोग जा रहे हैं, बदलाव क्या था कि कुटीर उद्योग अपने आप खत्म होने लगे। क्या खत्म होने लगे? कुटीर उद्योग जो थे उस समय, वह धीरे धीरे क्या हो गए? खत्म होने लगे। और कुटीर उद्योग के खत्म होने से कहने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का जो ऋण कहा जाता था, वह धीरे धीरे उसका क्या होने लगा? समापन होने लगा। और 19वीं सदी के इस बदलाव से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। गरीब और गरीब होता चला गया। यह इनके ऊपर बिल्कुल एक पहाड़ जैसा बरसात हुआ। वे बेटाई पर जमीन तो ले लेते थे, वह बटाई पर अगर कहा जाए तो जमीन ले लेते थे, लेकिन उन बटाई की जमीनों को जो लेते थे उसका वह कर्ज दे नहीं पाते थे। अर्थात इन गरीबों की स्थिति और दयनीय होती चली गई। भारत के अनुबंधित श्रमिकों के मुख्य रूप में अगर कहा जाए तो कैरिबियाई द्वीपों के अंतर्गत, कहां के अंतर्गत? कैरिबियाई द्वीपों के अंतर्गत, जिसमें त्रिनिदाद,
त्रिनाड टोबैगो, त्रिनाड टोबैको, गुयाना, सूरीनाम आदि देशों में ज्यादातर मजदूर गए। मॉरिशस और फिजी ले जाए जाते थे। तमिल प्रवासी सीलोन और मलाया जाकर, तमिल के निवासी सीलोन और मलाया जाकर के काम किया करते थे। कहां सीलोन और मलाया जाकर के काम करते थे। ज्यादातर मजदूर श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी, हमने कहा जो इनके बीच अनुबंध होता था, ज्यादातर मजदूर इन अनुबंध के समाप्त हो जाने के बाद भी बेचारे घर नहीं आते थे। वह वापस लौटना अच्छा नहीं समझते थे, अपने नए ठिकानों पर वापस चले जाते थे। इसी दिन भारतीयों में मूल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो विदेशों में, भारत के बाहर के देशों में बहुत सारे भारतीय मूल के लोग वहां रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आप अगर नाम ले लें तो नोबेल पुरस्कार विजेता बीएस नैपाल, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। बीएस नैपाल भारतीय मूल के ही हैं। बीएस नैपाल, राम नरेश सरवण, शिव नारायण चंद्रपाल क्रिकेटर, शिव नारायण चंद्रपाल क्रिकेटर के रूप में देखे। राम नरेश सरवण का नाम सुना होगा। ये सभी क्या थे? अनुबंधियों के द्वारा भारत से अनुबंधित करके, अनुबंधी माने समझौता करके इन श्रमिकों को ले जाया जाता था। ये ज्यादातर जाने वाले बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लोग को ले जाया जाता था। ये जहां गए, त्रिनाड टोबैगो, सूरीनाम आदि ले जाए जाते थे। और इनको आज वही लोग वहां के मूल निवासी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। किसके रूप में? मूल निवासी के। भारत के राष्ट्रवादी नेता 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के अंतर्गत, 20वीं सदी में कहा जाए, इस प्रथा का विरोध करने लगे। इस प्रथा का उन्होंने क्या किया? भारत के अंदर 20वीं सदी में इस प्रथा का विरोध होने लगा और 1921 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 21। विदेश में भारतीय उद्यमी, अब भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, अब विदेश में कौन? भारतीय, बहुत सारे भारतीय उद्यमी आज विश्व के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं। भारतों वैश्विक स्तर पर बड़े बागानों में निवेश करने के लिए बैंकों से आर्थिक सहायता मिलती थी। छोटे किसानों के सम्मुख आर्थिक समस्या का समाधान, विवश होकर विदेश में भी भारतीय उद्यमियों की बहुत ज्यादा तादाद दिखाई देती है। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, क्या कह रहा है? भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था। उस समय भारत में पैदा की जाने वाली, अगर देखा जाए तो व्यापार में, तो ये ऐसे समय में 19वीं सदी में भारत में पैदा की जाने वाली महीन सबसे महत्वपूर्ण था क्या? कपास। पैदा की जाने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। इसी समय में भारतीय व्यापार का कपास का कहां? यूरोपीय में क्या किया जाता था? कपास का भारत से क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। भारतीय व्यापार में देखा जाए तो महीन कपास का यूरोपीय देशों में क्या होता था? निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के फलों से, जब ब्रिटेन में क्या आया? औद्योगिकरण आया। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप, अगर हम कहें औद्योगिकरण के फलस्वरूप, ब्रिटेन भी काफी कपास का उत्पादन बढ़ गया। ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन क्या हो गया? बढ़ने लगा। ब्रिटेन के अंतर्गत भी क्या हुआ? ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ा। ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ा। ब्रिटेन में भारतीय व्यापार में कपास का निर्यात यूरोपीय देशों में हुआ।
औद्योगिक खरड़ के फलस्वरूप ब्रिटेन में कपास का उत्पादन भी बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव बनाया। जब यहां उत्पादन बढ़ा तो ब्रिटिश के उद्योगपतियों ने क्या किया, सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए। जब यहां उत्पादन बढ़ा तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने क्या सरकार पर दबाव बनाया कि वह कपास के आयात पर रोक लगा दे। कपास के आयात पर रोक लगाए, या ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा रोक लगाने की बात कही, रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे। स्थानीय जो उद्योग हैं, जो अपने उनके स्थानीय उद्योग हैं, उसे क्या प्रदान करे, संरक्षण प्रदान करे। स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे। और ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क लगा दिया गया। ब्रिटेन में आयातित जो आते थे बाहर से कपड़े, उन कपड़ों पर आप ध्यान दीजिए, उस पर क्या लगा दिया गया, सीमा शुल्क लगा दिया गया। ब्रिटेन के आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क लगा दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटेन में भारत के महीन कपास का आयात घटने लगा। धीरे धीरे ब्रिटेन में जो भारत का महीन कपास था वह अपने आप में क्या करने लगा, घटने लगा। तो यहां का क्या कहा, भारत में जो व्यापार चला, जो निर्यात होने वाला था वह महीन कपास था। लेकिन महीन कपास का निर्यात होता था यूरोपों में, लेकिन औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ा। किसका बढ़ा, ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ा। और कपास के उत्पादन से बढ़ने से यहां पर कपास के आयात पर रोक लगाया गया। कपास बाहर से न मंगाया, इस पर रोक लगाया गया। और स्थानीय उद्योगों को, किसको, स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने की भी बात कही। और धीरे धीरे यह जब लगा तो ब्रिटेन के अंतर्गत जो महीन कपास भारत के द्वारा था उसका वहां पर कमी होने, आयात घटने लगा। 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक विश्व के दूसरे में भी अपने कपड़ों के लिए नए बाजार ढूंढने लगा। 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक विश्व के दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के बेचने के लिए अपना मार्केट खोजने लगा। और सीमा शुल्क की व्यवस्था कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों का दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा। यहां उसको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे हम होम चार्जेस का निपटारा होता था, होम चार्जेस देकर निपटारा करते थे। इस तरह ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों के द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जों पर ब्याज और भारत में काम कर चुके मजदूरों की ब्रिटानी अफसरों पर पेंशन हासिल होती थी। तो कहने का मतलब भारत में भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद में भारत में आयात और निर्यात पर अगर आप देखेंगे तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन के व्यापार की बात कही जाए तो भारत से ब्रिटेन के द्वारा कच्चे माल लिए जाते थे और इन्हीं कच्चे मालों का अपने यहाँ औद्योगिकरण के द्वारा ला करके पुनः उसे परिष्कृत करके भारत के मार्केट में बेचा जाता था और भारत के मार्केटों में अपने ही सामान को लेने के लिए उस रकम से दिया जाता था और औद्योगिकरण कारखानों में होने के नाते सस्ता होता था, जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था में उसका हस्तशिल्प, कटकरघा आदि जैसे उद्योग कमजोर होते चले गए। क्या होते गए? कमजोर होते चले गए। और विदेशी में भारतीय उद्यमी का अगर देखा जाए तो यही सबसे प्रमुख कारण था। छोटे छोटे जो उद्योगपति थे, जो कटकरघा, चरखा आदि उद्योग उनके अपने अर्थव्यवस्था के आधार थे, वह औद्योगिकरण के इस फलस्वरूप धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। और
भारत की पूरी अर्थव्यवस्था विदेशी हुकूमत, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलने लगी और वहां दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो रिडप्रेंट्स या समावेशी भारत से अनुपस्थित श्रमिकों का जाना, विदेशों में भारतीय उद्यमी, भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, भारतीय उपनिवेशवाद और भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और क्या है और वैश्विक व्यवस्था के साथ ही साथ हम आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।